शुरुआत न्यूज़ की कुछ रोचक शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटीमेशन दे देता हूं कि जैसे आप जानते हैं झारखंड सरकार ने हमें 1 तारीख से कोचिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर ओपन करने की परमिशंस दे दी है। तो ऑफलाइन क्लासेस पहले की भांति ही इस बार भी, ठीक है, कोरोना से पहले जिस तरह चलता था अब उसी तरह ऑफलाइन क्लासेस फुल फ्लैश तरीके से हमारे यहाँ मार्च से अवेलेबल हो जाएंगी। तो मार्च से अवेलेबल हो जाएंगी तो पहला बैच का जो इंटीमेशन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 3 तारीख से पहला बैच कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का वो है ब्रांच 1 जो SSLT ब्रांच है तिवारी सर का, वो आपको मिल जाएगा 3 तारीख से। सारा डिटेल आपको यहाँ दिखा है। बाकी कोई भी क्वेरीज आपको अगर करना हो बैच से रिलेटेड तो आपको इंक्वायरी नंबर्स वहाँ प्रॉपर मेंशंस है, आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, 3 मार्च से याद रहेगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, 3 मार्च। और दूसरा बैच जो आ रहा है वो आएगा 9 मार्च, वो हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच। तो दोनों ब्रांच का इंडिकेशंस आपको यहाँ दिख रहा होगा एक एक करके, कभी 3 मार्च का आएगा फिर 9 मार्च का आएगा। तो दोनों ब्रांचेस का यानी आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाएगा, इंक्वायरी नंबर्स वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। डेमो क्लासेस अवेलेबल जरूर रहते हैं तो डेमो करके जरूर देखिए, पहले जांचिए परखिए फिर एडमिशन्स लीजिए। हम ये दावा करते हैं दोस्तों कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई आप लोगों को कराएंगे और हमारे से बेटर सेवा शायद ही धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई आपको दे पाएगा। तो उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं, अपने काम के प्रति हम लोग अग्रसर है। देखिए 9 मार्च का डिटेल भी आपको दिख रहा होगा। 3 मार्च एंड 9 मार्च अपना डेट टाइम और जगह के हिसाब से आप लोग चुन लीजिए किस ब्रांच में आना है, किस टाइम आना है। डेमो अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग पढ़ाई कैरी ऑन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ नए इन्फॉर्मेशंस की तरफ। तो एक नया इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसीज में जैसे आप जानते हैं कि MTS की वैकेंसीज ऑलरेडी गोइंग ऑन है और एक नई वैकेंसी आई है वो है RBI ऑफिस अटेंडेंट की। तो RBI ऑफिस अटेंडेंट का एक वैकेंसी आया हुआ है और स्पेशली ये वो ध्यान देंगे उनके लिए है जो अंडर ग्रेजुएट है। ऑफिस असिस्टेंट यानी 4th ग्रेड स्टाफ के लिए ये जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब पोस्टिंग है और जॉब प्रोफाइल एज अ MTS की तरह ही इसे आप देख सकते हैं। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें जो ग्रेजुएट है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत क्वेरी आ रहा है सर हम ग्रेजुएट हैं क्या ये फॉर्म भर सकते? नहीं, ग्रेजुएट और उससे हायर डिग्री जिनके पास है काइंडली वो इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्पेशली इसमें मेंशन कर दिया गया है दोज हु आर अंडर ग्रेजुएट, यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए ही ये फॉर्म स्पेशली आया है। तो ये उनके लिए है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं इस हफ्ते की कुछ मज़ेदार रोचक घटनाएं जो पिछले हफ्ता घटी है उससे रिलेटेड न्यूज़। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? बेंगलुरु सबसे अधिक वायु प्रदूषित प्रभावित शहर बन गया है। वायु प्रदूषित, तो भाई वायु प्रदूषित के लिए सबसे पहला आप जान सकते हैं कि दिल्ली तो भाई ऐसे ही फेमस है। तो पूरे वर्ल्ड में दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक है, मुंबई भी है। अब इसमें बेंगलोर का भी हिस्सा मान लिया गया है, यानी बेंगलोर में ये दिया गया है कि टोटल 2020 में, जबकि 2020 में पोल्यूशन का मात्रा बहुत कम रहा दोस्तों लॉकडाउन की वजह से, फिर भी 12,000 जान जो है सिर्फ पोल्यूशन के वजह से गया, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के वजह से 12,000 जान गंवाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दोगे। इसमें देखिए रैंकिंग भी दिया हुआ है और सर्वाधिक में तीसरा शहर बना है बेंगलोर, तीसरा, पहले में है दिल्ली, दूसरे में है मुंबई और तीसरे में है बेंगलोर भारत का। अगर आप वर्ल्ड वाइड कंपेयर कीजिएगा तो नीचे डिटेल आपको दिया हुआ है, पहले में दिल्ली आता है, दूसरे में मेक्सिको सिटी आता है, तीसरे में सियो पोलो, चौथा में शंघाई, फिर टोक्यो। यानी कुल मिला के लगभग 1,60,000 मौत का जिम्मेदार है। और जनरली वायु प्रदूषण से मरने का कारण PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं। तो PM2.5 मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, इसको क्या बोला जाता है? पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में मौजूद कण, उसी को बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसकी जो डेंसिटी है वो 2.5 माइक्रो न्यूरॉन से कम होती है। ठीक है, माइक्रोन से कम होती है। तो ये बहुत ही घातक होता है जो आपके लंग्स वगैरह को डैमेज करता है। तो वायु पोल्यूशन से, आपका वायु प्रदूषण से ये सब डैमेज हो सकता है। तो बेंगलोर भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। देखिए धीरे धीरे भारत बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए आपको हेडलाइन ही दिख रहा होगा, भारत का पहला AC रेलवे टर्मिनल।
इससे पहले एसी रेलवे टर्मिनल आपको मेट्रोज में दिखता होगा, इससे पहले ये आप लोग एयरपोर्ट में फील किए होंगे। आपको हमेशा से ये कमी रहा होगा कि भारतीय रेलवे जो है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा अनटाइडी, अनक्लीन और थोड़ा सा मतलब वहाँ पर आपको फील होता होगा कि ये और थोड़ा क्लासी हो सकता है। तो देखिए अब धीरे धीरे इसमें पहल चालू हो गया। अब एक ऐसा स्टेशन जो पूरा पूरी एसी रहेगा, ठीक है, एयर कंडीशंस, तो वो कौन सा है? भारत का पहला। तो जब भी कोई चीज़ पहला होता है ना दोस्तों, तो उसको जरूर नोट डाउन करके जरूर रख लीजिए। तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये बेंगलुरु के SM विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल पे चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल स्टेशंस पूरी एयर कंडीशंस, ठीक है दोस्तों। तो आप जरूर जाइएगा, अगर आप वहाँ जाते हैं तो एक बार जरूर आनंद लीजिएगा वहाँ जाने का। जाइए न जाइए वो मैटर से ज़्यादा ये चीज़ याद ज़रूर रखिए कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है जो फुल्ली एसी है। तो वो है M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, ये बेंगलुरु के करीब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, देखिए नया न्यूज़ आ गया ना। नया न्यूज़ क्या आया? बाबा रामदेव की जो कंपनी है उसमें कोरोनिल को आयुष मंत्रालय का प्रमाण प्राप्त हुआ। याद कीजिएगा कोरोना के समय इन्होंने सनसनी फैला दी थी। क्या सनसनी फैलाई थी? इन्होंने सबसे पहले दावा कर दिया था कि मैंने कोरोना का इलाज खोज लिया। हालांकि आयुष मंत्रालय ने इसका परमिशन नहीं दिया। हालांकि इस बार भी एक डिस्प्यूट हुआ, आपने देखा होगा, बहुत रोचक सा विषय हो गया कि बाबा ने कहा कि भाई WHO प्रमाणित है, लेकिन WHO ने सिरे से खारिज कर दिया, बोला कि हमने अभी तक कोई ऐसा आयुर्वेदिक दवाई हमारे पास परमिशंस के लिए नहीं आई है जिसको हमने प्रमाण पत्र दिया हो। तो ये मैटर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, लेकिन इसे आयुष मंत्रालय ने अभी परमिशन दे दिया है। और आयुष मंत्रालय ने क्या कहा कि पहले इसी दवाई को, गोलियों को इम्यून बूस्टर के रूप में परमिशन दिया गया था, ना कि कोरोना के इलाज के लिए, है ना। ये चीज़ आप लोगों को याद होगा, इम्यून बूस्टर के लिए ये परमिशन दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोरोनिल को भी अब परमिशन मिल गया है। हालांकि कोरोना का जो खतरा है वो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कुछ स्टेट्स में वापस बढ़ रहा है दोस्तों। तो मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ कि फिर से देखिए, थोड़ी सी लापरवाही फिर हमें वहीं पहुँचा देगी जहाँ से हमने ये लड़ाई शुरू की थी। तो अभी भी सावधानी जरूर बरतें, हाथ जरूर धोएं, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंस अभी भी मेंटेन जरूर करें। जब तक कि ये लड़ाई पूरा हम लोग जीत नहीं जाते तब तक रिलैक्स हम नहीं हो सकते। ये सीख लेना चाहिए हमारे कुछ राज्यों से। जैसे आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, केरल, वापस वहाँ से आपको संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं न्यूज़। देखिए MEA ने पासपोर्ट सेवा का डिजी लॉकर लॉन्च किया। MEA ने क्या किया है? पासपोर्ट सेवा का डिजी लॉकर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। इन्होंने क्या किया है, पहले आप पासपोर्ट, आप लोगों में से बहुत दोस्तों ने पासपोर्ट जरूर बनाए होंगे। तो पासपोर्ट में आप देखते होंगे कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो थोड़ा ये प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब सरकार इसको क्या कर रहा है, अब M पासपोर्ट सेवा ऐप यूज़ करते हैं, ऐप के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो एक डिजी लॉकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जो वो भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स है, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसको कैरी करने से बचिएगा। एक स्मार्टफोन में अगर वो डॉक्यूमेंट्स रहता है, आप जाइए वहाँ वेरीफाई करवाइए और आपका पासपोर्ट रेडी। तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, MEA ने पासपोर्ट सेवा के लिए डिजी लॉकर लॉन्च किया है। MEA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अंडर में ये आता है दोस्तों। ये पेपरलेस मोड पासपोर्ट सेवाओं के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया। धीरे धीरे हम लोग हमारा कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए पेपर को और कम से कम यूज़ करें, इसीलिए इस तरह का सेवाओं को रखा जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, इससे एक क्वेश्चन आया है PDF के बारे में। तो PDF आफ्टर दिस वीडियो, यानी इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको इसी न्यूज़ की जो PDFs हैं वो लिंक में अवेलेबल हो जाएंगी। उसको आप डाउनलोड वहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। हर हफ्ता ये PDFs अवेलेबल हो जाती है, तो आप उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ आपको मिल जाएगी। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि PDF, तो PDF जो है अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर दिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, PM मोदी ने कोलकाता मेट्रो एक्शन का उद्घाटन करेंगे। तो PM मोदी आप जान ही रहे, बंगाल में इलेक्शन का दौर है, डेट भी आ चुका है।
ठीक है, डेट भी आ चुका है, 1 मई को डिक्लेयर कर दिया गया कि रिजल्ट का भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान देखना है कि बंगाल में इलेक्शन के प्रति तो बहुत काम फास्ट हो रहा है। तो इसमें से एक काम क्या है, पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। कोलकाता मेट्रो जो ये एक्सटेंशन है वो कहाँ से हुआ, ये नोपारा से दक्षिणेश्वर। तो नोपारा से दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर फेमस है, आप जानते हैं, काली मंदिर बहुत फेमस है, वहाँ गंगा किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। दक्षिणेश्वर जाने के लिए बहुत श्रद्धालु वहां जाते हैं, तो दक्षिणेश्वर जाने के लिए अब मेट्रोज अवेलेबल हो गए। तो ये मेट्रो स्टेशन नोपारा से दक्षिणेश्वर को लगभग ये 4 से 5 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर करता है, नोपारा से दक्षिणेश्वर तक। तो दक्षिणेश्वर जाने के लिए एक बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि दक्षिणेश्वर जाने से पहले, इससे पहले मेट्रोज अवेलेबल नहीं थे। या तो आपको बेलूर से वाया बोट नदी पार करना पड़ता था, या आपको घूम के जाना पड़ता था। तो ये एक शॉर्टकट बन गया, एक तरह से समय बचेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणेश्वर जाने का लुफ्त उठा सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत बार ये रेलवे में भी पूछ रहा है और इस बार बैंक के एग्जामिनेशन में भी पूछा है कि इंद्रधनुष क्या है। तो याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष जो था वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन यानी भारत में बहुत तरह का वैक्सीन पड़ता है, मिजल्स के वैक्सीन पड़ता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पड़ता है। तो ये वैक्सीनेशन बच्चों में और महिलाओं में जो कुपोषित है उनके लिए ही जनरली, एक्चुअली ये वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष ही आया था। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 19 फरवरी 2021 को देश भर में टीकाकरण कवरेज के लिए विस्तार करने के लिए गहन मिशन, टीकाकरण को तेज करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से बहुत सारे टीकाकरण जो है वो रुक गए थे, ठीक है। तो अब उसको वापस तेजी लाया जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान भी रुका हुआ था, तो धीरे से इसको वापस लाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो आपका कोरोना का वैक्सीनेशन है उसके साथ ही साथ बाकी वैक्सीन को भी इंक्लूड किया जाए। और जो जरूरी वैक्सीनेशन है जिसमें हेपेटाइटिस बी हो गया, मिजल्स का वैक्सीन हो गया, तो ये सब वैक्सीनेशन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते रहे। पल्स पोलियो अभियान हो गया, तो ये वैक्सीन हमेशा लोगों के पास अवेलेबल रहे। तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। ये प्लेयर जो है अभी वर्ल्ड टेनिस जगत में छाई हुई है, एक तरह से डोमिनेंस कर रही है। एक एरा हमने देखा शारापोवा का, एक एरा हमने देखा आपका अमेरिका की जो दोनों बहनें हैं उनका, जो टेनिस में बहुत नाम कमाई है। और एक एरा हमने देख रहा है यहाँ पर नाओमी ओसाका का। नाओमी ओसाका याद रखिएगा दोस्तों, ये एक जापानीज प्लेयर है, सरीना विलियम्स आपने देखा होगा। तो विलियम्स सिस्टर्स के बाद अब नाओमी ओसाका का एक दौर है। लगभग बहुत सारे फीमेल खिताब इन्होंने रिसेंट में ही जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली महिला हो गई कौन सी, नाओमी ओसाका। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में फीमेल आपका एकल खिताब किसने जीता, वो है नाओमी ओसाका। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं डेट याद रखिएगा। जब भी कोई डे या डेट आता हो उसका डेट याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हिंदी में इसको कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपको बार बार बता दूं, ये इस तरह का डे आप सोचते होंगे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या क्यों मनाया जाता है। तो ये मनाया इसलिए जाता है, धीरे धीरे हम अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए रहें, हम अपने मदर टंग के साथ जुड़े हुए रहें, जिस वजह से ये इस तरह का डे को सेलिब्रेट करता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ चुका है, जिस वजह से हम लोग अपने जो मातृभाषा है उसको भूलते जा रहे हैं। किसी एक लैंग्वेज को, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखें अपने मातृभाषा को बोलने में शायद वो शर्म करते हैं कि यार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपका जो कल्चर है, आपकी जो पहचान है, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये हम लोग अडॉप्टेड लैंग्वेज, ये हमारी भाषा नहीं है, लेकिन आपकी जो मदर लैंग्वेज है, आप खुद देखते होंगे भारत एक बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ पर हर 100 किलोमीटर में आपका बोली चेंज हो जाता है, आपका रहन सहन चेंज हो जाता है, आपका खान पान का तरीका चेंज हो जाता है, आपका पहनावा चेंज हो जाता है। तो आपकी अपनी मातृभाषाओं को के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह का डे मनाया जाता है, क्योंकि आप उससे दूर ना हो जाओ। क्योंकि ये एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको कि अभी बहुत सारे हम आप लगभग सब बिहार के कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो बिहार के जो लैंग्वेज है, खासकर मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ठीक है,
तो ये सब जो लैंग्वेज है, अगर आप देखते होंगे घर में जो अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं ये सब लैंग्वेज को कम यूज करते हैं, तो वो अपने मदर टंग से एक तरह से कटते जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस यहाँ पर इंग्लिश का आते जा रहा है, ठीक है। तो ये ना हो, तो इसी चीजों को रोकने के लिए इस तरह के दिनों को हम लोग मनाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। देखिए 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यानी सामाजिक न्याय, समाज में जो अपराध होते हैं, उससे जो अन्याय होते हैं, उससे लड़ने के लिए ये सब दिन प्रेरित करता है कि समाज में न्याय मिले, सोशल जस्टिस सबको बराबर मिले, किसी को भी कलर, क्रीड, सेक्स के नाम पे भेदभाव ना हो, सोशली सब बराबर है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो डार्क कलर के हो, कोई भी हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो यही सब डे को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये सब डे मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और ये कब होता है दोस्तों, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यही होता है डेवलपमेंट का और एक सामाजिक डेवलपमेंट का निशानी। साइबराबाद पुलिस को ट्रांसजेंडर डेस्क मिलेगा, जो हमारी तीसरी जेंडर है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर जो हमारी तीसरी जेंडर है, उन्हें हैदराबाद के ही एक जगह है जिसको साइबराबाद पुलिस थाना बोला जाता है, वहां पर उनके मदद के लिए एक अलग से डेस्क बनाया गया है और वो डेस्क को ट्रांसजेंडर ही ऑपरेट करेंगे, जहां पर स्पेशली उनका प्रॉब्लम सुना जाएगा, क्योंकि वो असहज महसूस करती हैं अपने प्रॉब्लम को मेल के सामने रखने या फिर फीमेल के सामने रखने। तो अपने प्रॉब्लम को खुल के वो रख सके, उनके प्रति जो अन्याय होता है वो खुल के बता पाएं, तो इसके लिए एक अलग डेस्क बनाया गया है। इसके लिए बहुत अच्छा बात है जो वहाँ के आपके ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बातचीत के दौरान, और ये बातचीत के दौरान ये कदम लिया गया, और साइबराबाद के जो पुलिस कमिश्नर है VC सज्जनार, इन्होंने ये घोषणा किया, और ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप हम मान सकते हैं इनको। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि पहला ट्रांसजेंडर डेस्क किस पुलिस स्टेशन में खोला गया, वो है साइबराबाद में। चलिए, और ये हैदराबाद की एक ही जगह है। चलिए, उत्तर प्रदेश सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया और आपका सिंगापुर में चावल का आदान प्रदान चालू हो गया। इससे पहले सिंगापुर जो है वो चाइना से चावल लेता था, और सिंगापुर खुद भी चावल का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर तो नहीं बोलेंगे, उसको उगाता है, यानी खुद वो प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरत वहाँ कम ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का एक ब्रीड है चावल का जिसको काला नमक भी कहा जाता है। काला नमक, नमक नहीं है, ये याद कीजिएगा, ये काला नमक नहीं है, काला नमक नाम से उस चावल को जाना जाता है। जनरली उसका दूसरा नाम बुद्धा चावल है। ये सिंगापुर इसको निर्यात करेगा क्योंकि ये बहुत ही खुशबूदार चावल है, बहुत फेमस चावल है। आप यूपी से अगर बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ये चावल जनरली वहाँ के बिरयानी में यूज़ होता है। जनरली जो लखनऊ के बिरयानी है वहाँ पर ये यूज़ होता है। ये इस चावल का एक खुशबू होता है, वो अलग होता है, ये फ्रेगनेंस अलग होता है, बहुत फेमस है ये चावल यूपी में। यही चावल अब आपको कहाँ पर मिलेगा, सिंगापुर में यह निर्यात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज आता है असम से। असम से चाय श्रमिकों को दैनिक मजदूरों में वृद्धि। तो दैनिक मजदूरी में वृद्धि हो रहा है। असम के जो चाय मजदूर हैं, तो जनरली असम में लगभग आपका 50 to 60% जो मजदूरी करते हैं लोग, वो चाय बागान से ही रिलेटेड होता है, चाय के बगीचे में ही काम करने वाले होते हैं। तो उनके दैनिक भत्ते में इजाफा किया जा रहा है। तो उनकी दैनिक भत्ते में बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, बागानों में श्रमिकों का वेतन को बढ़ाकर 318 रुपये कर दिया गया है, जिसमें से 101 रुपये राशन के भी हैं। तो पहले बढ़कर आपको 318 रुपये पर डे मिनिमम वेज कर दिया गया है। कहाँ के, चाय बागान के श्रमिकों को। कहाँ के, किनसे स्टेट, असम के। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज, ये न्यूज कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेरणा जरूर देगी दोस्तों, कि प्रेरणा कैसे, कि एक ह्यूमन बॉडी किस चीज का कैपेबल है। हम लोग कोई चीज को अगर हार मान के गिव अप कर देते हैं, और गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड जो है वो इस न्यूज से आप लोग को जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए, अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा एकल महिला बनी, और ब्रिटेन की उत्तर यॉर्कशायर की एक 21 वर्षीय, मात्र 21 साल की एक लड़की, तैराकी शिक्षिका, और वो एक स्विम इंस्ट्रक्टर थी, जिनका नाम है जैस्मिन हैरिसन।
इन्होंने अटलांटिक महासागर पार करके सबसे युवा महिला बन गई। अटलांटिक महासागर पार करना, आप अगर स्विमिंग करते हो तो आप लोगों को जरूर पता होगा, स्विमिंग में बहुत स्टेमिना का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जो स्विमिंग करते हैं उनको ये पता होगा। उन्होंने 3000 मील कवर करने में 70 दिन लगाए। 3000 मील यानी लगभग 4500 किलोमीटर तैर करके कंटिन्यूअस पार की उन्होंने, और उसमें टाइम लगा इनको 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट का। आप सोचिए 70 दिन पानी में कंटिन्यू तैरना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और इन्होंने कंटिन्यू तैरते रहा, और अटलांटिका के एक ठंडे पानी में ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकता है। तो सोचिए किस कदर का ट्रेनिंग लिया होगा उन्होंने, किस कदर का प्रैक्टिस की होगी उन्होंने, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी। तो ये आपको एक तरह से प्रोत्साहित करने वाला न्यूज़ है कि एक ह्यूमन बॉडी चाहे या ह्यूमन माइंड चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ आता है दुनिया का सबसे बड़ा, तो नहीं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े हवाई अड्डे, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के रूप में जेवर को विकास किया जा रहा है। देखिए फोटो आप देख सकते हैं, ये उसका मॉडल दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना, आपको दिख रहा होगा, तस्वीर से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज दिया जा रहा है। तो खासकर ये जेवर हवाई अड्डा जो है ये नोएडा यानी दिल्ली बॉर्डर और उत्तर प्रदेश में आता है। दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर आता है ये, तो यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, 70 किलोमीटर दूर है। और ये पर बन रहा है कितने से, हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए की अलग से राशि रखी गई है और प्रस्ताव किया गया है। इंडिया का लगभग सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनेगा, इसकी घोषणा की है मंत्री ने, ठीक है, और इसके लिए बजट भी पेश किया गया है, ठीक है। और इसे एक चीज मैं और इसमें बता दे रहा हूँ, ये एयरपोर्ट जो है विश्व की विख्यात कंपनी जो एयरपोर्ट निर्माण कंपनी है वो है स्विस डेवलपर ज्यूरिक एयरपोर्ट। स्विस डेवलपर ज्यूरिक एयरपोर्ट, इसका टेंडर उन्होंने लिया है और वही इस एयरपोर्ट को डेवलप करेगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं। नेक्स्ट न्यूज, ये न्यूज पिछला हफ्ता याद कीजिएगा दोस्तों, जब मैंने न्यूज कहा कि पुदुचेरी के सीएम के साथ किरण बेदी का मतभेद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें डिवोट कर दिया गया, डिबार कर दिया गया उनके पोजीशन से। लेकिन अब देखिए वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया, अब पुदुचेरी के जो सीएम हैं उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने जो विश्वास मत है वो जीतने में नाकाम रहे, जिनके वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो आपको ये भी एक न्यूज़ बन के आता है दोस्तों। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी को 22 फरवरी 2021 को उनके द्वारा शुरू किए गए विश्वास प्रस्ताव को उन्होंने जीतने में विफल रहे, जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये एक न्यूज़ भी बहुत अच्छा न्यूज़ है, अगर इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच का लॉन्च किया। अब सोचिएगा कि ये कार्बन वॉच क्या है। कार्बन वॉच एक तरह का ऐप है, ठीक है, मोबाइल ऐप है। ये क्या करता है, कार्बन वॉच का यहाँ पर मतलब है ध्यान रखना कि हर इंसान, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो, एक कार्बन फुटप्रिंट रिलीज करता है। इसका मतलब हम लोग इस इन्वायरमेंट में, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, आपका पोल्यूशन उतना बढ़ेगा, आपका ओजोन लेयर को उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। तो हमको और आपको पता भी नहीं होता है कि हम लोग जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करते हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज ही नहीं होता है, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, लाइट, पंखा, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर्स, इवन कि स्मार्ट वॉच, यानी डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट यूज़ करते हैं। गाड़ी जो हम चलाते हैं, बस, ऑटो, जिसमें भी हम लोग सफ़र करते हैं, कार्बन उससे रिलीज होता है। तो ये एक चंडीगढ़ ने क्या एक ऐप लॉन्च किया, उसमें ये पहला शहर बन गया है जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करेगा, यानी वो ये बताएगा कि आप दिन भर में कितना कार्बन फुटप्रिंट रिलीज कर रहे हो, ये आपको बताएगा। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ही होता है कि आप कितना कार्बन अपने से इस इन्वायरमेंट पे आप रिलीज कर रहे हो, चाहे वो आपके बॉडी से आए, चाहे वो आपका आर्टिकल्स जो भी आप यूज करते हैं, चाहे वो टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, हर एक से कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है दोस्तों। तो ये उससे नजर रखने के लिए ऐप के थ्रू एक इस तरह का ऐप बनाया गया जिससे वो मॉनिटर होगा कि आप दिन भर में कितना कार्बन फुटप्रिंट रिलीज कर रहे हो। नेक्स्ट न्यूज, ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है, वर्ल्ड के
जाने माने टेनिस प्लेयर में से एक। तो इन्होंने 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है और इस जीत के साथ जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम एकल में 18 जीत दर्ज की है। अब ये रॉजर फेडरर और राफेल नडाल से सिर्फ दो जीत पीछे है। इनसे ज्यादा जीत, ग्रैंड स्लैम जीत, वो राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के पास है। उनसे ज्यादा होने में सिर्फ 2 खिताब और जीत जाएंगे तो ये उनको ओवरटेक कर जाएंगे। तो नोवाक जोकोविच इन्होंने क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष वर्ग सिंगल। और आपको याद होगा, आपको ओसाका जो है जापान की, वो नाओमी ओसाका, वो वुमेन में जीती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं, चलिए आपको याद होगा इससे पहले स्कॉच अवार्ड के बारे में मैंने बताया था, घोषणा की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश के सीएम को मिला था बेस्ट सीएम का अवार्ड। अब उन्होंने अयोध्या जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अयोध्या जिले को, ये कोविड को रोकने के प्रति जो इनका स्टेप लिया गया था अयोध्या जिला को, उसी के एफर्ट के वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया दोस्तों। समाज में योगदान के लिए लोगों, परियोजनाएं और संस्थाओं को सम्मानित करने वाले और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड की शुरुआत की गई 2003 से। ये स्कॉच पुरस्कार में अयोध्या को ये स्थान मिला है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कोविड को कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफल रहा, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ इफेक्ट बहुत कम देखा गया। इसी के लिए ये प्रेरित करने के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद एक न्यूज आता है दोस्तों, इंडियन नेवी ने डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। तो डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में हथियार बनाने का जनरली काम करता है। तो इन्होंने नेवी के लिए एक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है VLSRSAM। VL यानी यहाँ पर आप देखिएगा, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी वर्टिकल लॉन्च। वर्टिकल लॉन्च यानी VL का मतलब यहाँ वर्टिकल लॉन्च होता है, ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकल लॉन्च। और शॉर्ट रेंज यानी ये नेवी शिप से जो प्लेन्स होते हैं उसको मार गिराने में ये मिसाइल सक्षम है। तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये SRSAM। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी ने कौन सी मिसाइल जो है वो डेवलप की, तो नाम याद रखिएगा, कौन डेवलप किया, DRDO ये याद रखिएगा, या ये दोनों दे दे बोले कि ये किस विंग के लिए डेवलप किया गया, आर्मी के लिए, नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए, तो याद रखिएगा ये नेवी के लिए यूज किया जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिल्मों से एक न्यूज आता है। अब पिछले साल तो बहुत ज्यादा कुछ फिल्म आई नहीं, जनरली पिछले साल कब्जा रहा OTT प्लेटफॉर्म का दोस्तों। पिछले साल सबसे ज्यादा पसंद किया गया वेब सीरीज, और वेब सीरीज का ही बोलबाला रहा लॉकडाउन, याद कीजिएगा दोस्तों। लेकिन उस बीच में भी कुछ मूवी रिलीज हुई, जिसमें से एक था लॉकडाउन के ठीक पहले दीपिका पादुकोण की एक फिल्म थी, ठीक है, और उसके बाद एक अक्षय कुमार की फिल्म थी। तो इस बार दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार ने 20 फरवरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। दादा साहेब फाल्के बहुत प्रतिष्ठित सम्मान होता है फिल्मों में। तो दादा साहेब फाल्के, पर्सनली दीपिका पादुकोण का दादा साहेब फाल्के समझ में आ रहा है, अक्षय कुमार का इस मूवी के लिए दादा साहेब फाल्के पर्सनली हजम नहीं हो रहा है। आप अगर ये मूवी देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब वाले मुझे आप स्ट्राइक मत लगाइएगा, क्योंकि ये पर्सनल व्यू पॉइंट था मेरा। पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत रद्दी लगी है, बोलना तो नहीं चाहता था, बट कभी कभी दिल छोटा हो जाता है। दादा साहेब जैसा सर्वश्रेष्ठ सम्मान कैसे इस मूवी को मिल सकती है? लक्ष्मी बॉम्ब को के में मिला था इन्होंने। तो भाई हो सकता है, ये अपनी अपनी चॉइसेस है, हो सकती है मेरी चॉइस खराब हो, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज आता है, बहुत अच्छा सा न्यूज। PM किसान योजना को 2 साल पूरे हुए। ये किसान योजना क्या है? किसान गरिमा, ठीक है, किसानों की गरिमा के लिए एक योजना चालू किया गया था, ठीक है। तो वो किसान के लिए क्या है भाई? किसान की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कोई कि किसान सम्मान निधि क्या है। तो ये योजना आई थी, 2 साल हो गया। इस योजना के तहत क्या था कि जितने भी किसान हैं उनको 6,000 रुपया प्रति वर्ष एक आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देगी, और ये आर्थिक सहायता 2-2 हज़ार के हर 3 महीने की एक किस्त पे दिया जाएगा। 6,000 रुपये का एक सहायता राशि प्रदान किया जाता है उनके परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, ठीक है। और ये पूरा 100% धन कौन देता है? भारत सरकार देता है। तो 2 साल इसका पूरा हुआ। क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि भाई किसान सम्मान निधि जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये किस चीज से रिलेटेड? ये किसानों को उनका सम्मान यानी वो 6,000 रुपये देने का एक जो योजना है वो है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट न्यूज़ एक चिंता का विषय है दोस्तों। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आए दिन हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप्ड होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी का डिमेरिट्स भी हमें दिख रहा है। डिमेरिट्स ये दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा आपको दिखता होगा आपके मोबाइल फ़ोन्स में हमेशा कुछ ना कुछ एक स्पैम या मैसेज आते रहता होगा कि आप इतने रुपए जीत गए, इतने ये जीत गए, ये OTP डालिए। तो ये साइबर क्राइम जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो साइबर क्राइम तो हो ही रहा है, तो इससे आप बच सकते हैं, सचेत रह सकते हैं दोस्तों। सचेत रहिए, कभी भी अपना पिन कोड किसी के साथ शेयर ना कीजिए। जो OTP आता है अपना OTP भी किसी के साथ शेयर ना करें दोस्तों। ये बहुत सिंपल सा चीज़ होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपना रखेंगे तो आप कभी भी साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रह सकते हैं। तो इससे एक न्यूज़ आता है, देखिए दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का देश बन गया भारत। पहला में जापान, दूसरा में भारत। भारत 2020 में जापान के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साइबर हमले सामना करना पड़ा, जो कि इस क्षेत्र में हुए सभी हमलों का 7% है। और 7% आपको नंबर भले कम लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। साइबर हमले झेलने में भारत दूसरा है, पहले में है जापान। लेकिन जापान का साइबर अटैक भले होता है लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो बच जाता है। भारत का भी IT सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इससे उभर जाता है। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि भारत को टारगेट बहुत किया जाता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमारे और आपके नेग्लिजेंस की वजह से हम साइबर ठग का अपराध जो है, हमारे साथ साइबर ठगी हो जाती है। आपकी एक छोटी सी गलती, छोटी छोटी चीज़ें, पिन कोड शेयर ना करना, OTP शेयर ना करना, ये करके भी हम लोग बहुत हद तक साइबर अपराध से बच सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ तो ये एक तो दौर चला हुआ है। न्यूज़ क्या है, हर महीना में कुछ एक ऐसा न्यूज़ आपको दिखता होगा। इस बार यूपी का शहर नहीं, इस बार तो होशंगाबाद जो MP का एक शहर है, मध्य प्रदेश का शहर है, इसे बदल के नाम करने का दौर चल रहा है नर्मदापुरम। आपको होशंगाबाद याद होगा, जो भारत में बॉन्ड पेपर या नोट बनता है, जो करेंसी बनता है, उसका जो पेपर है वो होशंगाबाद में ही छपता है, वो पेपर मिल यही है। तो नर्मदापुरम किया जाएगा क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है MP का, तो इसका नाम क्या कर दिया जाएगा, नर्मदापुरम। ये याद रखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन आ सकता है किस जगह का नाम बदल के नर्मदापुरम रखा जा रहा है, वो है होशंगाबाद। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ बैंक से रिलेटेड। ICICI बैंक ने लॉन्च किया नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। तो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, नाम से ही समझ में आता है ये स्मार्ट कार्ड जनरली चेन्नई के लोगों के लिए स्पेशली प्रेफर किया जाता है। तो ICICI बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन GCC और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड की साझेदारी के साथ एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम बनाया जिसका नाम है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। तो ये जनरली चेन्नई बेस्ड लोगों के लिए ही ये स्मार्ट कार्ड और ICICI के साथ टाई अप हुआ है। तब से क्वेश्चन आ सकता है कि नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक ने इस तरह का कार्ड लॉन्च किया, तो आप उसमें ऑप्शन देख करके दे सकते हो, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं लीवाइस की तरफ से। आप जानते हैं लीवाइस एक बहुत बड़ी कपड़े की ब्रांड है, जनरली जीन्स के लिए विख्यात है, डेनिम के लिए विख्यात है। तो लीवाइस ने अपनी इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, अभी जो छपाक जीतने वाली, छपाक में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली दीपिका पादुकोण को। तो लीवाइस ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक, इंडिया में ही नहीं, ये वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये एक उपलब्धि की बात है क्योंकि लीवाइस एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उसमें एक भारत की हीरोइन, आप बोल सकते हैं सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण एक इंटरनेशनल फेम भी धीरे धीरे पा रही है। उन्हें हॉलीवुड मूवी भी कर चुकी है, उन्हें इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये एक अच्छी बात है, चलिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों के लिए मैं जो न्यूज़ लाता हूँ बहुत कलेक्टिव न्यूज़ लाता हूँ, बहुत ज़रूरी न्यूज़ लाता हूँ, छटा हुआ न्यूज़ लाता हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। ऐसे लोग बोलते हैं सर 1 घंटा का वीडियो होता है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 घंटा का वीडियो भले होता है लेकिन पूरा हफ्ता का न्यूज़ आपको मिल जाता है। आप अगर पूरा हफ्ता कुछ नहीं करते हो लेकिन इस 1 घंटा को वीडियो को अगर आप मन से देख लेते हो, पूरा हफ्ता का न्यूज़ आपको मिल जाता है दोस्तों। एक हफ्ते में इस देश दुनिया में बहुत कुछ घटती है और उसमें भी मैं फिल्टर करके आपके पास लाता हूँ जो आपकी काम की हो, जो नॉलेज के लिए हो, ज़रूरी हो और जो एग्जाम पर्पज से भी ज़रूरी हो। तो देखिए उसमें से एक न्यूज़ है, यूपीएससी में लेह में परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया और बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अब लेह में भी एग्जाम सेंटर लेगी, यानी उधर के कैंडिडेट जिनको बाहर आना पड़ता था, दिल्ली वगैरह आना पड़ता था एग्जाम देने के लिए, अब लेह में भी वो एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि होम सेंटर
होने का एक बहुत एडवांटेज होता है, लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, घर के पास मिल जाता है। और आप जानते हैं लेह लद्दाख एक बहुत ही दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ में ट्रैवल करना भी थोड़ा टफ है, वहाँ के लोगों को दूसरे जगह जाना भी थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़, मैंने पहले ही बोला था कि धीरे धीरे कोरोना अपना प्रचार प्रसार बढ़ा रहा है, फिर से ये एक लीप लेने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कृपया पुराना जो भी रूल्स हम लोग फॉलो करते थे, हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, कोशिश कीजिए उसको मेंटेन रखने का प्लीज़, क्योंकि फिर से अगर ये आया तो फिर इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा बच के चलने में क्या जाता है। तो अब बिहार क्या कर रहा है, कुछ केस बढ़ते हुए देख के तो बिहार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएगा। बिहार अगर कोरोना के केस आते हैं, बिहार सरकार ने उन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया जहां कोविड के ताज़ा मामले सामने आए हैं। तो ताज़ा मामले सामने आए हैं, ऐसा लगा था कि पूरी खत्म हो गया, लेकिन ये फिर से रीप लिया है दोस्तों। तो ये ताज़ा मामला अभी आ रहा है, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बांटा जा रहा है, ये बिहार करना चालू कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यूपी में 700 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी 700 एकड़ में। ये परियोजना राज्य के कई प्रोत्साहन के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनम्र क्षेत्रों की एक तरह से बनाने में मदद करेगी, आईटी सेवाओं के अलावा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो, इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन करके वहां पर जो डिस्प्ले यूनिट है वो खोल रहा है। अब 700 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना रहा है, जहां पर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, बड़े बड़े कंपनीज को वहां बुलाएगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के जाइंट्स हैं। तो इससे स्टेट को भी फायदा होने वाला है। दूसरा, जो भी एमएनसीज है, जो भी प्रोडक्शन हाउस अपना खोलना चाहता है, जो खासकर चाइना से मन भंग मोह भंग हो गया है, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है बाहर के, ठीक है, जैसे किर्लोस्कर हो गए, बड़े बड़े कंपनीज हो गए, वो भारत की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, वो यूपी उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। चलिए, उत्तराखंड में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन गया। तो उत्तराखंड महिलाओं को मालिकाना हक देने का पहला राज्य बन गया। मालिकाना हक यानी आपकी पैतृक संपत्ति में पहले क्या होती थी कि सिर्फ लड़कों का हिस्सेदारी होता था, लड़कियों का नहीं। तो अब से ऐसा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। अगर आपके घर में लड़कियां हैं और 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है, तो ऐसा नहीं कि लड़कों को ही सारा संपत्ति का हक मिल जाएगा। तीनों में बराबर बराबर अधिकार रहेगा, और पति के संपत्ति में भी पत्नी का उतना ही अधिकार रहेगा। तो उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है जो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में भी आपको क्या बोलते हैं, स्वामित्व का अधिकार देता है। तो पति की भी पैतृक संपत्ति, यानी पति का अगर कोई पैतृक संपत्ति मिलता है, यानी पति के पिता का या दादा का कोई संपत्ति है, और पति खुदा ना खास्ते कुछ हो जाने की वजह से वो अगर नहीं रहते हैं, तो अब वो संपत्ति जो उनके नाम पे जो लीगली होना था वो उनकी वाइफ के नाम पे भी हो जाएगा। तो इस तरह का हक दिलाने में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो महिलाओं को मालिकाना हक दिलाने में पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक देता हूं। आप उस ब्रेक में इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहता हूं, और उस ब्रेक में लाइक सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले दोस्तों, शेयर करना ना भूले दोस्तों। और उस बीच में आपको दोनों बैचेस का आपको इंडिकेशंस यहाँ दिख रहा होगा, एक 3 तारीख एक 9 तारीख का। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कहीं से भी आप चुन सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं 2 मिनट का आप लोगों को एक ब्रेक देता हूँ, मिलता हूँ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल में। और पिछले हफ्ता का जो न्यूज़ सेशन है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो महिलाओं को हक तो मिल गया भाई उत्तराखंड में। उसके बाद का न्यूज़ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का न्यूज़ क्या है? उसके बाद का न्यूज़ आपको दिख रहा होगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। कुशीनगर क्या बन गया? तीसरा हवाई अड्डा बन गया। तो कुशीनगर जो है उससे पहले 2 एयरपोर्ट और है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैटेगरी में आता है उत्तर प्रदेश में। वह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में, आप लोगों में से बहुत जन गए भी होंगे। और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भरतपुर में है, हालांकि वो बनारस के अंदर में आता है, तो वो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। अब तीसरा कुशीनगर एयरपोर्ट है, ये नारायणपुर के आसपास का कोई जगह है, वहां पर ये कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा उनको मिल गया। तो चलिए, तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, लखनऊ का जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह, बनारस का जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, और कुशीनगर एयरपोर्ट ही नाम उसका रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। हाँ, केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल जी ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने दिल्ली सरकार के एक योजना को अधिसूचित किया। वो क्या है कि अब डोर स्टेप तक राशन पहुंचेगी, आपके घर तक डोर स्टेप तक डिलीवरी होगी। इसके तहत क्या होता है, पैक्ड जो भी अनाज के आर्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड रहता है और आपके पास डायरेक्ट पहुंचता है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत मुख्यमंत्री घर घर योजना, देखिए ये पूछा जाएगा कि क्या है MMGGRY, तो ठीक है, मुख्यमंत्री घर घर योजना के तहत राशन योजना है। ये सरकार द्वारा 20 फरवरी 2021 को अनुसूचित किया गया था, जिसमें पैक्ड गेहूं और आटे आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगा, यानी और चावल भी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इससे क्या होता है, जो काला बाजारी होता है वो रुकेगा, और जो वेट में धांधली होता है यानी वजन कम करके जो दिया जाता है उससे आप बचोगे, क्योंकि ये पैक्ड रहेगा, सील्ड रहेगा। दिल्ली के दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो अगर सील्ड ओपन रहेगा तो उस पैकेट को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ये तो रूल है, कभी भी हम कोई सामान खरीदते हैं अगर उसका सील टूटा हुआ हो तो उसको नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब उससे छेड़छाड़ किया गया हो या उसमें कुछ खराब सामान रिप्लेस करके रखा गया हो, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि के बारे में हमने बात किया। अब अनंतपुरम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित। अनंतपुरम आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुरम, वहां पर ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, क्योंकि यहाँ के जो किसान है, यहाँ का लगभग 100% लोगों को, लगभग अप्रॉक्सीमेट 99.6 लिया है, लगभग 100% लोगों को उनका हक का जो पैसा है वो उन तक मिला सम्मान निधि का। यानी यहाँ पर बिचौलिए नहीं आए, मीडिएटर नहीं आए, यानी जिनका पैसा है गरीबों का, किसानों का, उन तक जो पैसा है वो पहुंचा। और इसको पहुंचाने में वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसीलिए इस जिले को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ये है अनंतपुरम, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नागालैंड विधानसभा में बजाया गया राष्ट्रगान, और ये दर्ज मामला लगभग 60 वर्ष बाद। तो ये मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है। आज़ादी के 60 साल बाद भी, आज़ादी तो नहीं, यानी नागालैंड को जब भारत में मिलाया गया तो उसके 60 साल बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रगान वहाँ पर विधानसभा में बजा है, राज्य के विधानसभा में बजा है। तो ये थोड़ी सी अटपटी है, बट फिर भी बजा है, यही बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अच्छा लगा हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो देखिए, आप देखते होंगे राष्ट्रगान अगर बजता है तो अभी आज भी अगर हम लोग उसे सुनते हैं तो एक अंदर से गजब का थ्रिल महसूस होता है, देश से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के लगभग 60 वर्ष बाद फरवरी 2021 में पहली बार राष्ट्रगान को इसके विधानसभा के अंदर बजाया गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहली बार किस राज्य में विधानसभा के अंदर 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान बजाया गया है? वो आंसर आप लोग दोगे नागालैंड। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, भारत सरकार की तरफ से लिया गया कि सिलीगुड़ी और ढाका ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। सिलीगुड़ी और ढाका ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। 26 मार्च 2021 से भारत में सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच में नया क्रॉस बॉर्डर ट्रेन रूट चालू किया गया। इससे पहले आपको पता है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन चालू ऑलरेडी था। अब ये नया आ रहा है, जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के बीच में, ढाका के बीच में एक नया क्रॉस बॉर्डर ट्रेन चालू किया जा रहा है। इसमें 10 कोचेस होंगे। और आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी सकता है
कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सा ट्रेन चलता है, तो अब बताइए कौन सा ट्रेन चलता है? समझौता एक्सप्रेस एक चलता था, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज आते हैं। ये देवीर सिंह भंडारी की एक नई पुस्तक आई, द हीरोज ऑफ टुडे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली करंट अफेयर में, बुक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। द हीरोज ऑफ टुडे नाम से बुक किसने लिखी? तो वो है देवीर सिंह भंडारी। इस पुस्तक में जनरली भारत के जितने यूथ है उनका उपलब्धि को दिखाया गया है, जिसमें से असम के मुख्यमंत्री जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी हैं, खेल मंत्री किरण रिजिजू, जो अभिनेता राजकुमार राव, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, जो यूथ में बहुत बड़ा काम कर गए हैं। आपको दिख रहा होगा फोटो में, रोडीज फेम रणविजय सिंह। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत फेमस रहे हैं, तो उनके उपलब्धियों के बारे में, उनके कामों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत स्पोर्ट्समैन, बहुत नेता, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके बारे में डिटेल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, याद रहे दोस्तों 1 मार्च, तो 1 मार्च डेट भी याद रखना है। ऐसे लोग जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा या 45 से ऊपर के जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी अब टीका पड़ना चालू हो जाएगा, यानी सेकंड राउंड का टीकाकरण चालू हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में हेल्थ वर्कर्स को पड़ा था, अब उनको पड़ेगा जिनको एक तरह से 60 साल से ऊपर के लोग, जिनका इम्यून पावर कमज़ोर होता है। तो याद रखें दोस्तों, आपके घर में कोई भी 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको आप लेके जाइए और टीका जरूर दिलवाइएगा दोस्तों। या ऐसे लोग जो 45 से ज़्यादा की उम्र के हैं और कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, तो उनको खतरा ज़्यादा होता है कोरोना का, और आप देख ही रहे कोरोना एक तरह से लीप पे है, तो उसे रोकने के लिए जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण जरूर करवाइएगा दोस्तों। ये यूथ का जिम्मेदारी बनता है कि अपने घरों में इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज आता है, अशोक लेलैंड ने हिंदुजा टेक में हिस्सेदारी खरीदी। तो बस ये याद रखना है कि हिंदुजा टेक में हिस्सेदारी खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी अभी कौन बन गई? अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप देखते होंगे इसके ट्रक वगैरह बनाने वाली कंपनी। हिंदुजा ऑटो का हिस्सेदारी खरीदा है अशोक लेलैंड, जिसमें डील हुआ है 70 करोड़, लगभग 70 करोड़ में हिंदुजा टेक में 38% हिस्सेदारी खरीद लिया गया है, और इसे खरीदा किसने? अशोक लेलैंड ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पंजाब ने लॉन्च किया PSCADB मोबाइल ऐप। तो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं दोस्तों, याद रखिए कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार लोगों ने पूछा कि सर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक क्या RBI के अंडर में आता है? तो मैं ये बोल सकता हूँ डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ये दोनों नबार्ड के अंडर में आता है, और नबार्ड एक तरह से सब्सिडरी विंग हुआ करता था RBI का। आज वो नबार्ड एक प्रॉपरली गवर्नमेंट विंग बन चुका है, लेकिन आप याद रखिएगा भारत में बैंकिंग व्यवस्था को संभालता RBI है, बिना RBI के परमिशन का कोई पत्ता भी नहीं हिलाता है। तो नबार्ड अगर कोई डिसीजन लेता है वो RBI के अनुरूप ही लेता है, क्योंकि आपको पता होगा नबार्ड एक विंग था जो RBI से ही अलग होकर के बना था, ठीक है। तो नाम अलग अलग हो सकता है, काम RBI का ही चलता है। तो लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक ये नबार्ड के कंट्रोल में रहते हैं, ये चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश के। देखिए CM, इन्हीं को मिला था स्कॉच अवार्ड। आंध्र प्रदेश की सरकार, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए प्रदान करेगी। अच्छी है, क्या है? आंध्र प्रदेश की सरकार YRS येदुरप्पा के तर्ज पर उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ECB इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में 45 से 60 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वाह सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। हमारे हेमंत सर प्लीज़ देखिए, इन्हें सीखिए कुछ इनसे, और इस तरह का योजना लाइए सर। आप जो हैं सर घूमने चले जाते हैं इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन के समय, लेकिन गलत बात है सर। आपसे बहुत उम्मीद है, आपको हमने इलेक्शन जिताया इसीलिए। आप तो बेरोजगार को पैसा भी देने वाले थे सर, वो तो आप देते रह गए। आप तो बहुत बड़े बड़े योजना लाए, वोट के बाद आप भी तो फिर दूसरे पार्टीज को आप कैसे गाली दे सकते हो जब आप खुद ये काम कर रहे हो? कुछ सीखिए इनसे, ऐसे ही इन्हें स्कॉच अवार्ड नहीं मिला, ये योजना लाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है, हेमंत सर सुन रहे हैं आप भले हमारे चैनल को बैन करवा दीजिए, हमें कुछ बोल दीजिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये एक दरख्वास्त है आपसे, यूथ का एक रिक्वेस्ट है। आपने बोला था 10-10 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में जाएगा ग्रेजुएट को, वो तो गया नहीं, मांग भी नहीं रहे सर आपसे। कम से कम एग्जाम्स वगैरह लेते रहिए, वैकेंसी करवाते रहिए। आपको पता होगा एक कैंपेन भी चल रहा है दोस्तों
कि मोदी रोजगार दो कैंपेन, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी वीडियो के माध्यम से जुड़ा हुआ है, प्लीज उस कैंपेन का हिस्सा बनिए, ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि यूथ अगर अब चुप रहा तब फिर आप चुप ही रहने में आपको भलाई है, फिर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, फिर आप बोल नहीं सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ रहा है, आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी कुछ कुछ स्टूडेंट्स के हित में नहीं हो रही। भारत की आबादी 70% युवा है, यही युवा अगर बेरोजगार रह जाता है दोस्तों, तो आप सोचिए आने वाला पीढ़ी हमें गाली देगा कि आपने क्या किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि आप लोग सब ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बने, मोदी रोजगार दो कैंपेन का हिस्सा जरूर बने, और देखिए आंध्र प्रदेश सरकार को कि किस तरह का काम कर रहा है। 15,000 रुपये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि वैसी महिलाएं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ना कास्ट बेसिस पे, न रिजर्वेशन, न कोटा, इन्होंने डायरेक्ट एक चीज टारगेट किया, वो है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं उन्हें 15,000 रुपये सालाना का योगदान राशि दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया सर। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं, माफ कर दीजिएगा। चलिए क्या करें, वो फ्रस्ट्रेशन रहता है। चलिए आगे आते हैं, आगे न्यूज, नेक्स्ट न्यूज आता है एल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई। एल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई, ये भारत में ही खोजी गई। ये हिमालय सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है और इसे क्या नाम दिया गया है, ये कॉमन डोथियम इंडिकम नाम दिया गया है। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, मुंह नाक टेढ़ा हो जाता है ये सब बोलने में अंग्रेज, ये साइंटिफिक नेम, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, एग्जाम तो है, लेकिन क्या करें, याद तो है, आपको करना तो पड़ना ही है दोस्तों। तो एक नया एल्पाइन पौधे का प्रजाति खोजा गया जिसका नाम है, ठीक है, कॉमन क्रेमन है, क्रेमनथोडियम इंडिकम, बस नाम याद रख लीजिएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, हाँ यही सी न्यूज़ का तो मुझे तब से इंतज़ार था। चलिए आ गया, हाँ जी, इसी न्यूज़ का मुझे पूरे स्लाइड में इंतज़ार था कि ये न्यूज़ कब आता है, कमबख्त बड़ा लेट से आया, कोई बात नहीं, जब आए तब आए। कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला। अरे भाई साहब क्या ये करते हो आप लोग, सरकार, मुझे ये समझ नहीं आता है, स्टेडियम का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, जगह का नाम बदलना, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या फ़ायदा हो गया। मान लेते आज मेरा नाम शैंकी है, ऐसे बदल के अगर कुछ भी कर दिया जाए तो क्या इसमें मेरे अंदर कुछ बदलाव आएगा, कुछ आना नहीं है, उल्टा खर्चा है। खर्चा क्या है, मुझे आधार कार्ड में नाम बदलवाना पड़ेगा, वोटर कार्ड में नाम बदलवाना पड़ेगा, पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेगा, पैन कार्ड में नाम बदलवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में नाम बदलवाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा, पेपर वर्क, समझ रहे हैं ना। तो एक जगह का नाम बदलता है, पेपर वर्क बढ़ जाता है, तो क्या ज़रूरत है नाम बदलने का, जो था वो था ना भाई। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रधानमंत्री जीते जी अपने नाम पे स्टेडियम रखवा ले रहा है। भाई ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार हो सकता है, तो भाई स्टेडियम का नाम बदलना कौन सी बड़ी बात है। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बस कुछ चीज़ बुरी लगती है तो लगती है, ठीक है। चलिए गुजरात के, तो जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए, गुजरात के मोटेरा का दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, देखिए कैसे स्टूडेंट्स का हेडेक बढ़ाता है। कुछ एक महीना पहले मैंने ये पढ़ाया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में क्रिकेट बना सरदार पटेल स्टेडियम। अब देखिए मैंने तो ये पढ़ा दिया, बच्चा कंफ्यूज रहेगा या जिसने सुना हो उसे याद रहेगा। अब एक महीना बाद नाम बदल दे रहे हैं आप, उसका मोदी स्टेडियम कर दे रहे हैं। अब जो बच्चा एग्जाम दे के आएगा, मान लीजिए ये वाला न्यूज़ में अपडेट नहीं रहा, तो मुझे तो खूब गाली देगा, सर आप तो गलत पढ़ रहे हैं। अरे भाई मेरी कोई गलती नहीं है, सरकार नाम बदल दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ़ करो, जो था मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, नवीनीकृत सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, और इसमें भारत और इंग्लैंड की मैच भी हुई, आपने देखा होगा 2 दिन पहले पिंक बॉल से मैच हुआ। पहली बात तो ये समझ में नहीं आया क्रिकेट मैच था कि क्या था, टेस्ट के नाम पे 2 दिन से पहले मैच खत्म हो गया, क्या था वो मुझे भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैच में इंडिया जीत गया, यही बहुत बड़ी बात है। अगर हार जाता तो बहुत गाली पड़ता, स्टेडियम को गाली देते, पिच को गाली देते, पिच के क्यूरेटर को गाली देते, लेकिन जीत गया तो चलो कोई बात है। लेकिन यार इस तरह का पिच मत बनाया करो, क्रिकेट का मज़ा फिर नहीं रह जाता है। टेस्ट की तरह होना चाहिए। 2020 में भी इससे ज़्यादा स्कोर बनता है जितना कि टेस्ट में नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, जीत गया, मुबारक हो। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी डिस्टर्ब क्षेत्र एरिया उसको घोषित कर दिया गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने
27 फरवरी से 6 महीना के लिए पूरे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया। जनरली यहाँ पे कुछ उग्रवादी गतिविधियां हो रही थी, जिस वजह से इसे वापस से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और राज्य के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में भी थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। तो यहाँ पर सशस्त्र बल अधिनियम यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, याद रहेगा, हिंदी में इसे बोला जाएगा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, इंग्लिश में इसे बोला जाता है AFSPA, फुल फॉर्म इसका होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये प्रदान करता है जिसमें कुछ स्पेशल पावर हो जाते हैं आर्म्स फोर्सेस को, सेंट्रल के आर्म फोर्सेस को, कि वहां पर अगर विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास स्टेप वो ले सकते हैं, कुछ स्पेशल पावर उन्हें दिया जाता है। फरवरी 21 तक असम के अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के और भागों को भी ASPA लागू है। तो ये सब स्टेट में भी ASPA लागू है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इजराइल ने लॉन्च किया ग्रीन पास। ग्रीन पास एक तरह का बहुत अच्छा स्टेप है, यानी वैसा स्टेप यानी ये इंडिया में भी करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशंस लगा लिया, जो कोरोना से ठीक हुए, उनको ही ये पास दिया जाएगा कि वो जाके मूवी देखे, रेस्टोरेंट जाए, स्पोर्ट्स में जाए, स्विमिंग करे, यानी हर तरह का जो नॉर्मल जिंदगी जीता है उन्होंने जिए, और जो वैक्सीन वगैरह अभी तक नहीं लगाए हैं वो घर में बैठे रहें। तो ये कोरोना को रोकने के लिए एक अच्छा है, ग्रीन पास लॉन्च किया। ये किसने लॉन्च किया? ये इजराइल ने लॉन्च किया। इजराइल में दोनों वैक्सीन अवेलेबल है, मोडेना और फाइजर की दोनों वैक्सीन अवेलेबल है वहाँ पर। इजराइल ने पहले ही डील करके रखा था अमेरिका से, और आपको पता अमेरिका और इजराइल बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनर है, जो लगभग दोनों चीज़ मिल बांट के करती है। तो मोडेना और फाइजर दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है इजराइल में, और इजराइल के लोगों ने वैक्सीन लेना आरंभ कर भी दिया है। तो ये रहा कुछ इस हफ्ता का इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट्स जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो मैं अगले हफ्ता फिर इसी टाइम इसी वक्त मिलूंगा दोस्तों आप लोगों के समक्ष। प्लीज़ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत हिम्मत मिलता है आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से, हमें और मेहनत करने का मौका मिलता है और हमें और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिटेल में आप लोगों के सामने वीडियोस लेते आऊँगा। हो सके वीडियो की संख्या बढ़े, कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल ऑफ करंट अफेयर के साथ साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल फैक्ट्स फिगर भी आप लोगों के सामने लाने वाला हूं बहुत जल्द। तो बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहे दोस्तों। तो आप लोग यूट्यूब चैनल में प्लीज़ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मैं अगले हफ्ते इसी समय इसी स्थान पर वापस आप लोगों का प्यार पाने के लिए यहीं उपस्थित हो जाऊंगा। और उससे पहले दोस्तों मैं फिर एक रिमाइंडर देना चाहता हूं, 3 तारीख और 9 तारीख याद रहे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। जहां टाइम आपको सूटेबल लगे वहां आप आ जाओ, जिस ब्रांच सूटेबल लगे वहां आ जाओ, जिस टीचर आपको सूटेबल लगे वहां आ जाओ। डेमो करना नहीं। धन्यवाद।